हाय एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा। आज मैं आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मेनली हम ग्रासलैंड, नदियाँ और माउंटेन पे फोकस करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इस कॉन्टिनेंट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका मैं पॉलिटिकल हिस्सा आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए इसका फिजिकल पार्ट में आज हम चलते हैं। मेनली फिजिकल पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अवस्थिति। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जस्ट ऊपर से यानी मुंडे के आसपास से इक्वेटर गुजरती है, और साउथ अमेरिका के नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ऊपर से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट नहीं करती। याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसको कट नहीं करती है, काफ़ी ऊपर से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके नीचे में भी आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। अब चलिए हमको यहाँ पे घास के मैदान पढ़ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं घास के मैदान होते क्या हैं। तो देखिए, आपको अगर अवस्थिति याद है तो देखिए, जहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल से हमारे बारिश के मौसम में हमारे लॉन में या गार्डन की घास जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसका मतलब है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ऊंची ऊंची घासें मिलेंगी, आपको घास बढ़ जाएगी। और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे आपको घास के मैदान, छोटी घास दिखेगी। तो सिंपल लॉजिक यही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये इक्वेटर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, अगर आप 23.5 23.5 ऊपर जाएंगे या 23.5 नीचे यानी आप मकर रेखा या कर्क रेखा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये घास के मैदान छोटे हो जाएंगे। इन घास का साइज जो है ये छोटा हो जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आया। इसके बाद फिर आपको कहीं डेजर्ट मिलेगा, मरुस्थल मिल जाएगा। तो जैसे अचानक से खूब लंबी लंबी घासें, तो अचानक से आपको मरुस्थल तो नहीं मिलेगा कि कहीं लंबी लंबी घास फिर एकदम से मरुस्थल आ गया। नहीं, धीरे धीरे ट्रांजैक्शन होता है, पेड़ छोटे होते जाते हैं और फिर आपको वहाँ पे छोटी छोटी घासें नजर आती हैं। दूर दूर में पेड़ होंगे तो बीच बीच में घासें नजर आएंगी, इस तरीके का होगा। और यहाँ पे एकदम इक्वेटर पे जो होगी, यहाँ पे बड़े बड़े घास नहीं, मतलब समझिए बड़े बड़े पेड़ हैं। जहाँ पे एकदम इक्वेटर है वहाँ बड़े बड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और फिर आपको घास के मैदान मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको डेजर्ट मिलेगा। पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। तो अब देखिए, 23.5 से 23.5 में आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे, यानी इस वाली दूरी के बीच में देखिए, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर मैक्सिमम टाइम सीधे पड़ती है इक्वेटर से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। इसके नीचे सीधे रोशनी नहीं पड़ पाती। तो इस वजह से इस वाले रीजन में आपको घास के मैदान जो भी मिलेंगे वो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय मिलेंगे। ठीक है, और इसके नीचे जो भी आपको घास के मैदान मिलेंगे ये टेम्परेट मिलेंगे, टेम्परेट मिलेंगे। ठीक है, टेम्परेट घास के मैदान यानी शीतोष्ण घास के मैदान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि शीतोष्ण घास के मैदान बताओ साउथ अमेरिका के, तो अगर आपको साउथ अमेरिका की अवस्थिति याद है कि भाई गर्दन से तो इक्वेटर गई थी, यानी मकर रेखा कहीं नीचे आपको पराग्वे और इसको काटते हुए याद थी, तो उसके नीचे यानी अर्जेंटीना, उसके नीचे या तो चिली है या तो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, कौन कौन से घास के मैदान होते हैं। ये उसके पीछे का बिहाइंड द कंसेप्ट जो होता है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखिए, कोलंबिया और वेनेजुएला में कुछ घास के मैदान मिलते हैं जिनको हम लानोस बोलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है घास के मैदान। तो यहाँ पे लानोस मिलता है ब्राजील के इधर पे। अच्छा देखिए, अब लानोस मिल रहा है तो लानोस किस तरह का घास का मैदान होगा। देखिए, इक्वेटर से और 23.5 ऊपर है, इसके बीच में पड़ रहा है यानी ट्रॉपिकल घास का मैदान होगा। फिर अब यहाँ देखिए, इक्वेटर के नीचे आपको यहाँ पे ब्राजील में एक घास का मैदान जिसको हम कैंपास कहते हैं, ये मिलता है। ये भी फिर ट्रॉपिकल घास का मैदान। बीच में आपको सालवास मिलते हैं। सालवास एक्चुअली में ये बड़े बड़े बहुत घने जंगल हैं यहाँ पे अमेजन नदी की घाटी में। अभी मैं आपको नदी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको यहाँ पे एक नदी पढ़ाऊंगी जिसका नाम अमेजन है। तो ये उसकी घाटी में आपको बहुत घने घने जंगल मिलते हैं, तो उसको हम सलवास कहते हैं। और यहाँ इन्हीं को हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि इतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन आपको मालूम है कितनी कीमती है, तो ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में छोड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट को लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर यहाँ देखो,
इस तरफ में अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ हमको कैंपास मिलता है, ये फिर ब्राज़ील में फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, और यहाँ अर्जेंटीना में आपको एक और घास का मैदान मिलता है, पंपास। अब मुझे बताइए, क्या अर्जेंटीना का ये वाला रीजन आपको करीबन करीबन टेम्परेट रीजन में दिख रहा है, यानी 23.5 के नीचे, 23.5 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं से 23.5 गुजरती है, इसके नीचे आपको अर्जेंटीना मिल रहा है जहाँ पे आपको पंपास है। यानी पंपास जो है वो क्या है, घास के मैदान है, लेकिन टेम्परेट घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो आपको घास के मैदान समझ में आ गए, इसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ माउंटेन रेंजेस पढ़ा देती हूँ। माउंटेन पढ़ने से पहले आपको फिर से इस मैप को देखना पड़ेगा, ये इसका फिजिकल मैप है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको ये पूरा ब्राउन ब्राउन वाला रीजन दिख रहा होगा, ये एक पर्वतमाला है जिसको हम दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज के नाम से जानते हैं। अराउंड 7,200 किलोमीटर लंबी ये है, और ये ऐसे है नॉर्थ साउथ में, जैसे हमारे हिमालय ऐसे है वैसे नहीं है, ये ऐसे में है, लंबाई में नॉर्थ साउथ में है, और ऑलमोस्ट 7 देशों को क्रॉस करती है। चलिए देखते हैं 7 कौन से हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम याद कराया था, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, यहाँ पे आपको बोलीविया मिलेगा, इसमें भी ब्राउन ब्राउन अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये चिली है, और ये अर्जेंटीना का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने देश हो गए आप देख सकते हैं। ये देखो वेनेजुएला में दिख रहा है, फिर कोलंबिया में भी दिख रहा है, इक्वाडोर में तो है ही, पेरू में है ही, बोलीविया में देखो, बोलीविया में भी आपको काफ़ी चौड़ा, विड्थ जो चौड़ाई है वो बोलीविया में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद फिर आपको ये चिली में दिख रहा है, और फिर अर्जेंटीना के भी हिस्से, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भी ये है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपको एंडीज है। अब देखो यहाँ पे अगर पर्वत श्रेणी है, अगर बारिश हो रही है, मान लो इधर से हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहा है, तो वो इस तट के इसी तरफ बादल बरस जाएंगे। ठीक है, वो इस तट को क्रॉस करके इधर पहुंचेंगे ही नहीं, तो यहाँ वाला रीजन जो है ये डेजर्ट हो जाएगा, सूखा रीजन अर्जेंटीना का। ठीक है, पेंटागोनिया का पठार जो है वो ऑलमोस्ट सूखा रीजन पड़ता है। इसके ऊपर में यहाँ पे आपने ग्रासलैंड देखे थे, पंपास, याद है? तो मैंने आपको क्या बताया था, घनी वर्षा, उसके बाद फिर ग्रासलैंड, और उसके बाद फिर डेजर्ट, यही याद करो, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया इस तरफ। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब कुछ इन माउंटेन्स पे कुछ पीक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो अर्जेंटीना और चिली, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिसका नाम अकांकागुआ है, अकांकागुआ, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकांकागुआ, ये देखो ये है अकांकागुआ, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे अकांकागुआ है, ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। फिर यहाँ पे आपको अकांकागुआ दिखा, इसके थोड़े और ऊपर जाएंगे तो आपको ओजिस डेल सलाडो मिलेगा, ओजिस डेल सलाडो, ये जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा आपको एक्टिव वॉल्केनो, मतलब एक वॉल्केनो है, सबसे ऊंचा वॉल्केनो अगर कोई है तो ओजिस डेल सलाडो है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट है, मतलब ये मृत वॉल्केनो है, लेकिन सबसे ऊंचाई पे होने वाला वॉल्केनो ओजिस डेल सलाडो ही है। इसके बाद आपको मिलेगा एक और वॉल्केनो हमको याद करना है, वो है ये इक्वेडोर में। इक्वेडोर में एक माउंटेन है जिसका नाम माउंट कोटोपैक्सी है, ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जब देखो तब कभी भी फट जाता है, तो ये एक्टिव कोटोपैक्सी जो है ये एक्टिव वॉल्केनो में से एक है, ये भी एंडीज पर्वतमाला में ही आता है, इक्वाडोर में है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो इनको इस तरह से मैप में बना लेने से और इसको बार बार बनाने से आपका रिविजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ नदियां देख लेते हैं। तो नदियों में जैसे ही साउथ अमेरिका का नाम आए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी प्यारी अमेजन, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबी नदी तो नाइल है, लेकिन वो लंबाई में है, ये इसकी पानी की क्षमता, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा अमेजन लेके जाती है, और ये माउथ अपना इक्वेटर पे बनाती है। देखिए ये सबको मालूम है कि अमेजन सबसे लंबी नदी है, पर इसका ओरिजिन, अमेजन सबसे लार्जेस्ट नदी है, पर इसका ओरिजिन जो है वो पेरू से है। ठीक है, ये पेरू से स्टार्ट होती है, फिर थोड़ा सा कोलंबिया में जाती है, उसके बाद फिर आपको इस तरह से इधर जाती हुई नजर आएगी। तो ये स्टार्ट होती है, तो इसको मंतारो नदी है,
वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर कोलंबिया में जाते हुए बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं और इस तरह से कारवा बनता है और फाइनली इक्वेटर पे अपना माउथ बनाती है। बहुत विशालकाय नदी है, ठीक है, और इसका माउथ जो है एकदम इक्वेटर पे है। क्लियर हो गया? यानी इधर से पर्वतमाला, जैसे हिमालय से सारी नदियां निकली हैं हमारी, गंगा यमुना, तो उसी तरह से ये भी जो नदी है अमेजन जो है, ये पेरू के पास में जो हमारे एंडीज पर्वतमाला है वहां से निकली है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नदी हो गई। इसके बाद आपको मैंने वेनेजुएला पढ़ाया था, तो यहाँ ध्यान से देखिए, वेनेजुएला है। वेनेजुएला में एक नदी है ओरोनिको। ओरोनिको नदी आपको याद रखनी है। अब ये नदी क्यों याद रखनी है? क्योंकि इस नदी पे एक फॉल है, यानी एक झरना जिसको हम कहते हैं आम भाषा में वाटरफॉल है, जिसको हम एंजल्स वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। और ये एंजल वाटरफॉल जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, होना चाहिए कि कौन सी नदी पर है, तो ओरोनिको नदी पर है। ये देखिए ओरोनिको नदी पर है, एंजल फॉल वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक नदी और याद करनी है, वो है पराना। ये पराना ब्राजील से निकलती है, पराग्वे से टच होती है, फिर आपको थोड़ा सा अर्जेंटीना में जाके ये फाइनली यहाँ पे माउथ बनाती है अपना, ठीक है। तो ये रही सारी नदियाँ, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर कर ली हैं। होप आप फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट वाला वीडियो और ये सेकंड वाला वीडियो मिला के ये वाला मैप बना लेंगे। ये मैप मैं GS बाय अपूर्वा मैम में डाल दूंगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय बाय।